जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान सीमा से सटे हुए राजस्थान, उसमें भी खास करके जैसलमेर, पोखरण, फलोदी, बीकानेर का कुछ इलाका और इसी के साथ साथ गुजरात का जो रणक्षेत्र है पूरा और नीचे तक मुंबई तक, जहां पाकिस्तान की नेवी अटैक कर सकती है, इस पूरे इलाके में सैकड़ों बार पाकिस्तान की ओर से आक्रमण किए गए, कभी ड्रोन से, कभी किसी जहाज से, कभी और फाइटर प्लेन से। लेकिन भारत ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया। तो पहले तो यद्यपि हम यहाँ उत्तराखंड में या जो दिल्ली में हैं, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या जो सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग पूरा मध्य प्रदेश से लेकर के और कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो पूरे राज्य हैं, बिहार, झारखंड से और लेकर के पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, वैसे भी आज नहीं, प्राचीन काल में भी जब युद्ध हुआ करते थे तो ये पहले सीमाएं हमारे पाकिस्तान तक थी, तो पहले अफगानिस्तान तक थी, तो सीमावर्ती घुसपैठ हमेशा इधर पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान की ओर से होती रही। तो आज भी इन परिस्थितियों में देश के नागरिकों को हौसला रखने की जरूरत है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देश की जल सेना, थल सेना, नौसेना, सारे देश की सेनाएं, देश का नेतृत्व, हमारे सभी सीमावर्ती जो क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनके साथ खड़ा है। फिर भी उनको पता है कि कुछ अलग अलग प्रकार से छोटी छोटी तोपों से गोले दागते रहते हैं, कुछ ड्रोन से हमले करते हैं। मिसाइल तो उनकी भारत तक पहुंची नहीं पा रही है, क्योंकि भारत का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है मिसाइल को, एंटी मिसाइल सिस्टम, मिसाइल को रोकने के लिए, वो बड़ा सशक्त है। तो ये तो बात हुई युद्ध के एक पक्ष की, और अब ये दूर तक जाएगा युद्ध। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का जितना भी मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, पाकिस्तान के जितने भी आर्मी के केंद्र हैं, क्योंकि पहले आतंकवादी तो वहाँ पर वो हैं जिनको जाहिर तौर पर दुनिया आतंकवादी कहती है, और वहाँ की जो सेना है वो परोक्ष रूप से आतंकवादी है, ऑर्गेनाइज्ड आतंकवादी, ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट है। तीन तरह के टेररिस्ट होते हैं। एक जिनको मान्यता नहीं है सेना की, मिलिट्री, पैरामिलिट्री की मान्यता नहीं है, पुलिस आदि की मान्यता नहीं है, जिनको रिकॉग्नाइज्ड वे में लोग नहीं मानते, वो। दूसरी है वहां की जो आर्मी है, ये तो पूरी ऑर्गेनाइज्ड वैधानिक आतंकवादी। और तीसरा, वो पूरा देश ही एक तरह से आतंक की भेंट चढ़ गया है। तो उस देश के जो नेता है, पॉलिटिशियंस, वो एक तरह से पॉलिटिकल टेररिस्ट है। तो एक जनरल टेररिस्ट, एक वहां के आर्मी के टेररिस्ट, वहां के जनरल आदि, और तीसरे वहां के पॉलिटिकल टेररिस्ट। अब गृह युद्ध जैसी स्थिति वहां पर भी बनी हुई है। पीओके से लेकर के, बलूचिस्तान से लेकर के, पख्तूनों से लेकर के, पंजाब सिंध से लेकर के पूरे देश के अब जो आम जनता है, मुझे लगता है कहीं वहां एक सामूहिक बगावत या विद्रोह जैसी स्थिति ना बन जाए, जिस तरह से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है। उनके पास जो हथियार हैं चाइना के लिए हुए, वो भी खिलौनों जैसे हैं। कहने को कुछ फाइटर प्लेन है, कहने को कुछ मिसाइलें, कहने को कुछ तोपें हैं, लेकिन कुछ जो है उन्होंने खिलौने उड़ाने के भी ड्रोन आदि खरीदे। चलिए, ये युद्ध तो अभी लंबा चलेगा, बात एक दिन की नहीं है, थोड़ा गंभीरता से सोचिए। पूरी दुनिया मानती है कि
4-5 देशों की सेना जो बहुत ही सशक्त है, उसमें भारत है, यूएस है, रसिया है, चाइना है। तो 4 देशों की सेनाएं, हाँ ठीक है, छोटा सा देश है लेकिन वहां पर भी सेना और जो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इजराइल। तो पूरी दुनिया की 4-5 महाशक्तियों में भारत का नाम है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे की भी बात कहना चाहता हूं। युद्ध के समय कोई बात कही जाती है तो उसके दूर तक के परिणाम समझ में आते हैं। हमें ये सोचना है कि भारत विरोधी ताकतें कौन कौन सी हैं, जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से, विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से भारत के साथ जब ये मामला आता है ना कि कौन किसके साथ खड़ा है, ये तो एक धर्म युद्ध है, देवासुर संग्राम है। ऑपरेशन सिंदूर के इस देवासुर संग्राम में, धर्म युद्ध में जब ये तय किया जाएगा कि कौन किसके साथ खड़ा है, तो आप देखेंगे बहुत से लोग वो जो है कहीं ना कहीं भारत विरोधी ताकतों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खड़े हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है चाइना का। चाइना को अपने व्यवसाय भारत के साथ भी चलाना है, पूरी दुनिया में भी उसको बेनकाब नहीं होना है, क्योंकि भारत ने जो कार्रवाई की वो आतंकवाद के खिलाफ की है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से चाइना नहीं आ रहा है। बहुत लोग पहले, मैं देखता हूँ बहुत से यूट्यूबर्स और सो कॉल्ड में जिनको इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बोलता हूँ, या जिनको टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, या शहरी नक्सल जिनको हमारे देश की सत्ता आदि बार बार कहती रही है, तो वो जो है, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि ये लोग जो है अभी भी इतने विपरीत परिस्थितियों में भी ये लोग भारत की आलोचना करते हैं, भारत के नेतृत्व की आलोचना करते हैं, सवाल पूछने के नाम पर मतलब सब तरह से भारत को घेरते हैं। मैं एक बात तो ये कहना चाहता हूं कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। इस समय पता लग जाता है कि कौन किसके साथ खड़ा है, और इस परिस्थिति में जब देश एक जंग के दौर से गुजर रहा है और उस समय ये जिस तरह से हरकतें कर रहे हैं लोग, ये बहुत ही शर्मनाक है कि प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे नेतृत्व से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अलग अलग प्रकार के बेहुदे तरीके से, और ये जो आतंक है उसको परोक्ष रूप से पुष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इस समय हमें पहचान कर लेनी चाहिए। ये जो कंटेंट प्रोवाइडर्स के नाम पर, यूट्यूबर्स के नाम पर एक पूरे, मैं कहूंगा कि ठलवे लोगों की, अब अपने आप को यदि इंटेलेक्चुअल लोग भी बोले तो एक बौद्धिक आतंकवादियों की पूरी एक फौज है, उसको भी एक्सपोज करने का वक्त आ गया और उसको बाइकाट करने का भी वक्त आ गया। जो भी देश से प्रेम करते हैं वो इनके वीडियो ना देखें, इनका बाइकाट करें, इनको एक्सपोज करें। और अब देखिए, मैं देख रहा था 15 दिनों तक जिन लोगों ने पूरी बकवास की है उनको हमें पहचानने की जरूरत है, और जो परोक्ष रूप से इस जंग में पूरा मदद कर रहा है उस चाइना के भी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की जरूरत है। हमें एक बहुत ही लंबी रणनीति बनानी पड़ेगी कि चाइना के प्रोडक्ट्स का, जो हमारे किचन से लेकर के, बाथरूम से लेकर के, हमारे डेली यूज की वस्तुओं से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, हमारी गाड़ियों से लेकर के, हमारी फैक्ट्रियों से लेकर के, बहुत एक लंबी श्रृंखला है, हजारों प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना बनाता है। तो हमको चाइना का, देखो आप हमारे भारत के अंदर जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिन्होंने हमें कंज्यूमर बना रखा है, ये अभी गुलामी की कहो या पूरा सामंतवाद की, पूंजीवाद की एक नई लड़ाई है। ये तो एक वार है जिसको युद्ध हम कहते हैं। दूसरा जो कॉरपोरेट वार है, जो डिजिटल वार है, जो
अलग अलग प्रकार से देश को कमजोर करने वाली चीजें, तो हमें इस पूरे डिजिटल वार में, इस पूरे कॉर्पोरेट वार में, इस आर्थिक युद्ध में, बुद्धिक युद्ध में, वैचारिक युद्ध में, मजहबी युद्ध में हमें सब प्रकार से ये सोचना है कि जो भारत 18वीं शताब्दी तक, जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूं, यूएस, यूके, पूरा यूरोप, इन सब की बड़ी बड़ी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल जिन्होंने बना लिए हैं, एआई, कि किसी भी टूल से पूछोगे कि 18वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक ताकत क्या थी, तो सब कहेंगे 25 से 30% पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का आर्थिक केंद्र, वो आर्थिक ताकत भारत थी। 100 ट्रिलियन से ज्यादा तो लगभग 150-200 सालों में भारत का विदेशी आक्रांताओं ने लूट लिया, आर्थिक लूट की, अपने ही देश के लोगों को इस्लाम में, ईसाइयत आदि में तब्दील किया, अलग अलग प्रकार से फिर हम में फूट डाली। पहले अपने ही लोगों को डरा धमका करके, हथियारों के बल पर, तलवार के बल पर, लालच के बल पर अलग अलग प्रकार से किसी से इस्लाम कबूल करवाए, किसी को ईसाई बनाया। खास करके मुगलों ने तलवार के बल पर, हथियार के बल पर, ताकत के बल पर, कुछ बड़े बड़े उस समय के रजवाड़ों को प्रलोभन के बल पर, रजवाड़ों से कुछ जगह से अपने शादी विवाह और संबंध स्थापित करके बहुत तरह से, तो अलग अलग आपको देखो सभी वर्ग समुदाय के कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दीजिए, और उसमें भी सबसे ज्यादा उसका प्रभाव जहां जहां मुगलों का साम्राज्य रहा वहां वहां दिखा। फिर आगे तक पहुंचते चले गए, बढ़ते चले गए, पूर्व से लेकर के और जो है पश्चिम तक, और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, अलग अलग जगहों पर, कुछ जगह बहुत जो है बड़े रूप में, तो कुछ जगह आंशिक रूप में ये फैलते चले गए। पहली बात तो यह है कि सनातन धर्म में किस बात की कमी थी भाई? आपने तलवारों के बल पर, हथियारों के बल पर, प्रलोभन के बल पर, कई सामाजिक अलग अलग प्रकार की परिस्थिति ऐसी निर्माण कर दी कि लोग अपने से अलग हो गए। तो अब मैंने इसका एक दूसरा उपाय सुझाया है कि देखो, 2-4 मैंने बोला हुआ है, मात्र 5-7 दिन पहले ही बोला हुआ है, मात्र जो 2-4 विदेशी आक्रांता मुगल यहां पर आए, उसी समय हम सजग हो गए होते तो देश में अपने ही भगिनी बंधुओं को, जिनका एक ही कुलवंश खानदान है, एक ही पूर्वजों की संतान है, एक ही डीएनए है, एक ही आत्मा परमात्मा के दर्शन में जो विश्वास रखते हैं, राष्ट्रीय एकता अखंडता में जो विश्वास रखते हैं, अपने ही लोगों को अपने से धार्मिक तौर पर, मजहबी तौर पर अलग न करते हैं। मुसलमान भी और इसमें ईसाई भी शामिल होते हैं। 7-8 करोड़ लोगों को ईसाई बना दिया, करीब 20-22 करोड़ लोगों को मुसलमान बना दिया। तो मैंने कहा अब कम से कम एक बात तो कर, जितने भी भारत के मुसलमान हैं, जितने भी भारत के ईसाई हैं, उन सबको एक बात तो समान रूप से स्वीकार करनी चाहिए कि हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, पूजा पाठ की थोड़ी पद्धतियां अलग हो सकती हैं, हमारे पूर्वज एक है, हमारा डीएनए एक है, एक आत्मा एक परमात्मा का जो हमारा दर्शन है, वैदिक सनातन दर्शन, वो एक है, और राष्ट्रीय दृष्टि से हम एक हैं, संवैधानिक दृष्टि से हम एक हैं। जाति को तो हमने कभी जन्म के आधार पर माना ही नहीं। जातीय भेद, क्षेत्रीय भेद, भाषा का भेद, न जाने कितने कितने भेद डाल दिए गए हमारे भीतर। इन सब भेदों में हमें एक अभेद दृष्टि, जो एक अभेद दृष्टि सबको रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये भारत के अंदर और भारत के बाहर जो भारत विरोधी ताकतें घुसी हुई हैं, ये देश को तोड़ डालेंगे। इसलिए हमें किसी भी तरह से कोई भी ऊंच नीच भेदभाव, आपस में एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़ा फसाद, इससे हमें बचना है और ये मानना है कि हम सब एक हैं। और मात्र ये तो हुई, हमें आपस में कोई लड़ाई नहीं। और फिर एक एक व्यक्ति को, जैसे मैंने पहले कहा कि 18वीं शताब्दी तक भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति रहा, फिर 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में खूब लूटा हमको। 100 ट्रिलियन से ज्यादा की लूट हुई है। आप चाहे चैप
जीपीटी से पूछ लें, चाहे आप ग्रोक से पूछ लें, किसी से भी आप डाल करके पूछिए, कोई भी पूछ सकता है, तो छोटी सी बात है। चाहे जीपीटी से पूछिए या आप ग्रोक से पूछिए, आपको बता देगा कि भारत के विदेशी आक्रांताओं ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा, कोई 100, कोई 105, कोई 110, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी, उतना तो लूट लिया हमसे। अब भारत को सैन्य दृष्टि के साथ साथ हमें सैन्य ताकत के साथ, सैन्य शक्ति के साथ अर्थ शक्ति में मजबूत करना है। हमें शिक्षा में भारत को मजबूत करना है, चिकित्सा में भारत को मजबूत करना है, कृषि व्यवस्था में भारत को मजबूत करना है, हमें विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से भारत को मजबूत करना है, हमें आरोग्य की दृष्टि से एक स्वस्थ समर्थ भारत बनाना है। तो विकसित भारत का मतलब कोई राजनीतिक नारा नहीं है कि ये कोई एक राजनीतिक दल का, किसी राजनीतिक पार्टी का नारा। तो भारत को यदि हम सभी दिशाओं से मजबूत बनाएंगे तो पाकिस्तान से लेकर के, चाइना से लेकर के, और ये तटपुंजी जो देश हैं कुछ छोटे छोटे, इनकी तो बात ही छोड़ो, अमेरिका या दुनिया का कोई भी देश हमें डरा नहीं सकता। एक बात कही जाती है कि आप दुनिया की जब किसी महापंचायत में विश्व मंचों पर बैठते हैं, तो विश्व मंचों पर जब भारत बैठता है तो उसकी बार्गेनिंग पावर कितनी है? बार्गेनिंग पावर आती है, हमारी इकोनॉमी की क्या स्थिति है, देश के नागरिकों की खुशहाली की क्या स्थिति है, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, देश के नागरिक कितने पढ़े लिखे हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो जब सभी दिशाओं से देश को मजबूत नहीं बनाएंगे और हम ये सोचेंगे नहीं कि किस किस तरह से कौन कौन लोग भारत को कमजोर बना रहे हैं, मैं तो कहूँगा खाली चाइना ही नहीं, यूरोप की कंपनियां हो, चाहे ब्रिटेन की कंपनियां हो, चाहे यूएस की कंपनियां हो, और कुछ दिनों तक तो आप थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना परहेज कर लीजिए। कुछ दिन तो आप कोका कोला पेप्सी पीना छोड़िए, कुछ दिन तो बहिष्कार कीजिए। किसका? कोका कोला पेप्सी का, यूनिलीवर का, कोलगेट पोमोलिव का, पीएनजी का, नेस्ले का, अलग अलग प्रकार के मोबाइल से लेकर के, ऑटोमोबाइल से लेकर के, जूते चप्पल से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, आप ऊपर से नीचे तक जो भी आपके जीवन में नित्य प्रयोग में, आपके हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर से लेकर के आपकी जिंदगी में जो भी कुछ आप उपयोग में ला रहे हैं, तो कुछ दिन तो एक बार बहिष्कार करके देखो, इनकी पूरी कमर टूट जाएगी। यह हालत, इनकी कमर तोड़नी पड़ेगी और भारत को हमें शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। यह है आत्मनिर्भरता का दर्शन, यह महान भारत बनाने का दर्शन, यह स्वदेशी से स्वावलंबी, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र, समर्थ समृद्ध राष्ट्र, विकसित भारत, संगठित भारत। और ये संगठन के जो स्वर हैं, ये सभी तरह से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हम ये सोचना पड़ेगा ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनका मकसद केवल इस देश की सत्ता की मलाई खाना है, जो सत्ता पर बैठ करके देश को लूटना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार की ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं, विकास की ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा लूट सके। 25 से 50% तक के कुछ ऐसे तकनीकी कार्य होते हैं जिनमें 70, 75, 80% तक की लूट कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। तो जो सत्ता पर खाली लूट के लिए काबिज होना चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, सारे देश को, सारे सिस्टम को लीड वही करती। तो हमें सभी दृष्टियों से यह सोचना है कि भारत का हित किसमें है, जो हम कहते हैं ना राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो राष्ट्रहित सभी दिशाओं से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से भारत का हित किसमें है, इसके ऊपर पूरे देश में गहन मंथन होना चाहिए और पूरे देश के लोगों को संगठित होकर के, मैं जो शब्द बोल रहा हूं, एक भारत
श्रेष्ठ भारत, स्वस्थ भारत, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, समर्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, संगठित भारत। संगठन के लिए मिलना जुलना पड़ेगा और संगठित भारत के लिए आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। घरों से बाहर निकलने का तरीका क्या है? संगठित भारत के लिए घरों से बाहर हम या तो मंदिर के लिए निकलते हैं या तो मस्जिद के लिए निकलते हैं। मस्जिद के लिए निकलते हैं तो वहां मंदिर वाले नहीं जाते, मंदिर के लिए जब निकलते हैं तो वहां मस्जिद वाले नहीं जाते। तो एक ऐसा माध्यम चाहिए जहां सारा भारत निकल सके। मंदिर हमारे अलग हो गए, मस्जिद हमारी अलग होगी, गुरुद्वारे हमारे अलग हो गए, हमारे मठ अलग हो गए, तो योग के माध्यम से हम बाहर निकल सकते हैं। योग एक सेतु का काम करेगा। सारे गांव के गली मोहल्लों के लोग अपने अपने यहां पर 10, 20, 50, 100 इकट्ठे होकर के, जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमें सोचें कि भाई केवल सेना के शक्तिशाली होने मात्र से भारत विकसित नहीं बन जाएगा, भारत विजेता नहीं बन जाएगा। अजेय भारत बनाने के लिए हमको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से, वैश्विक दृष्टि से भारत को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। और उसके लिए सारे देश में अब ये एकता के स्वर उठे। सुबह उठ करके सब लोग हम जो है योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, दंड बैठक, जो जितना कर पाए सूक्ष्म व्यायाम और योगाभ्यास करते करते, जैसे मैं रोज आपसे संवाद करता हूं, योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म की बात करता हूं, हमारा जीवन कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार कैसा हो, ये सब बात करता हूं। और सबसे ज्यादा लूट जिनमें होती है उन तत्वों की भी पहचान करने की जरूरत है। सबसे बड़ी लूट होती है एक तो रोगों के उपचार में, तो हमें रोगी नहीं होना। रोगी नहीं होना तो योग एकमात्र। हमें भोगी नहीं होना, हमें नशेड़ी नहीं होना, सभी प्रकार का नशा, इसका भी सारे देशवासी बहिष्कार करें। बीड़ी, सिगरेट, शराब, जिस कार्य से कोई परिणाम अच्छा नहीं निकलता, हमें परिणाम का चिंतन करना। जितने भी अनप्रोडक्टिव काम है, जितने भी अनप्रोडक्टिव कार्य हैं, इससे हमें बचना पड़ेगा। तो बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, इनसे जीडीपी बढ़ती है, लेकिन किन की? बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा बेचने वालों की। जीडीपी आपकी बढ़े ना, बात लोग कहते हैं जीडीपी की। जीडीपी आपकी बढ़े, विकास आपका हो, ग्रोथ आपकी हो, डेवलपमेंट आपका हो, तो सब देशवासियों को बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, खुशी के लिए एक दूसरे से प्रेम करो, लड़ाई झगड़ा आपस में बंद करो। घरेलू झगड़े ठीक है, चलो पाकिस्तान में तो एक अलग प्रकार का गृह युद्ध है, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से एक तरह से टूटा हुआ देश। हम अपने आपस में घरों में भी तो भाई भाइयों में झगड़े हैं, परिवारों में झगड़े हैं, फिर आपस में हिंदू मुसलमानों के झगड़े हैं, जातियों में झगड़े हैं, पता नहीं किस किस नाम पर आपस के लड़ाई झगड़े पर। कोई मराठी में बोलते हैं टंटा मुक्ति, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। सब प्रकार से यदि ऐसा भारत बोले जी बातें आज तो अच्छी लग रही है, नहीं आज की बात नहीं है, हर दिन की बात है। अपने बच्चों को इतना कैपेबल बनाएं, उन बच्चों को 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव, जिस दिन देश का बन जाएगा। आज मैं जब सुबह बात कर रहा था तो एक भाई थे हमारे, सोहनलाल जी, बोले पाकिस्तान में भी पाया था और प्रमाद में भी पाया था। बोले जितना पाकिस्तान देश के लिए खतरनाक है, हमारे देह के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रमाद बहुत खतरनाक है। प्रमाद से मुक्त करना पड़ेगा। सब प्रकार से देश में प्रमाद को हटा करके, पुरुषार्थ को जगा करके, पराक्रम को जगा करके और निरंतरता के साथ इस स्थिति को बनाए रखना पड़ेगा, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मैंने आज इतनी देर तक आपसे बात की, माना कि बहुत सी अब गतिविधियां चलेंगी और हो सकता है युद्ध लंबा भी खिंच जाए और उसमें
मैंने कहा पहले आतंकवादी उनके ठिकानों को, दूसरे आतंकवादी वहाँ के सेना के अड्डों को, और तीसरे आतंकवादी फिर वहाँ के जो पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं। 3 तरह के आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करना पड़ेगा। और फिर जिन कारणों से हम कमजोर पड़ रहे हैं, मैं महान होगा तो भारत महान होगा ना, जिन कारणों, जिन बातों से, जिन आदतों से हम कमजोर पड़ रहे हैं या हमारा देश कमजोर पड़ रहा है किसी भी तरह से, व्यक्तिगत तौर पर, सार्वजनिक तौर पर, सामूहिक तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर या वैश्विक तौर पर, उन सारे कारणों को हटाना पड़ेगा। तो आज का ये कि जो मैंने बात कही है, यदि इस बात के ऊपर सभी अमल करना शुरू कर दें तो भारत को वापस 5-10 ट्रिलियन की नहीं 100 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकते। 100 ट्रिलियन तो लूटा था उस समय, शायद मुझे लगता है 400-500 ट्रिलियन के भारत की आर्थिक ताकत होगी। इतना महान भारत, इतना इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, इधर श्रीलंका, म्यांमार, वर्मा, इधर मध्य चीन तक, चीन की जहाँ दीवार है यहाँ तक, और इधर मंगोलिया से लेकर के, और इधर पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ईरान के लोग तो अभी भी अपने आप को आर्यन कहते हैं। इतना कहाँ तो महान भारत। और मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके ही नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड भारत ही है। वो भारत को ही मजहब के आधार पर जिन्ना ने बांट करके, और उस समय के हमारे अदूरदर्शी लोगों ने एक अलग राष्ट्र की मजहब के तौर पर रचना होने दी, और फिर देश में बहुत बुरा हाल हुआ। ये तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, इसके ऊपर बात करूंगा तो और बात का बतंगड़ करके बहुत से लोग बहुत तरह के बकवास करेंगे। लेकिन मैं बस इतनी सी बात करता हूँ, जो मैंने बातें कही हैं 99% लोग उनसे सहमत होंगे। 1% लोग किसी स्वार्थ के चलते, लालच के चलते, भ्रांतियों के चलते, अपने अलग अलग प्रकार के लोगों के एजेंडा हैं, अलग अलग प्रकार से लोग बहुत प्रकार की मूर्खताएं लेकर के घूमते रहते हैं, और मूर्खतापूर्ण उदारतावादी बनने के चक्कर में, स्टेट्समैन बनने के चक्कर में कि हम तो देखो हम तो सबको प्रेम करते हैं। अरे हम सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अपने राष्ट्र से, राष्ट्रवासियों से प्रेम करते हैं तो जरा व्यापक तौर पर सोचना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, तो आज इतनी सी बात कह करके कि संकटों के क्षणों में, चुनौतीपूर्ण क्षणों में हमें पहचान होती है कि देश को सच्चे अर्थों में महान बनाना है, विकसित बनाना है। तो उसके लिए कौन कौन सी चुनौती है? खाली पाकिस्तान एक चुनौती नहीं है। चलो पाकिस्तान को तो हमारी, मैंने कहा ना, सेनाएं उसको सुलट लेंगी, उसको जवाब देने में सक्षम है। लेकिन उसके साथ जो सामाजिक चुनौतियां हैं, धार्मिक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं, वैश्विक चुनौतियां हैं, उन सारे संकटों का हमें समाधान सोचना होगा। और सब लोग सुबह उठ करके घरों से बाहर निकले, इस बहाने कम से कम लोगों में स्ट्रेस भी पैदा नहीं होगा। और जो है जहाँ बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ तो प्रशासन के अकॉर्डिंग बाहर निकलें। बाकी पूरे देश के लोगों को हर गांव, गली, मोहल्ला में बाहर निकल करके, संगठित होकर के जो हमने बातें कही हैं इसके ऊपर चर्चा कीजिए कि हमें आने वाले 5, 10, 20, 25 सालों में भारत को दुनिया का सिरमौर बनाना है, विश्व की सर्वोपरि महाशक्ति बनाना है, सुपर पावर बनाना है, जिसको कोई डरा ना सके, कोई धमका ना सके। आज भी छोटी मोटी सलाह कुछ लोग, कुछ देश दे रहे हैं। तो भारत इस पोजीशन में हो, हम किसी पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करना चाहते, किसी को डोमिनेट नहीं करना चाहते, हम किसी को सताना, किसी को मिटाना, ये तो हमारा मकसद है ही नहीं। लेकिन भारत के विकास में, भारत की समृद्धि में, भारत के उत्थान में, भारत के कल्याण में विश्व का कल्याण है, भारत के विकास में विश्व का विकास है, ये दृष्टि अब लोगों को अनुभव में आने लगी। तो हम सब भारतवासी घरों से बाहर निकलें, योग करें, और जो आपके सामने मैंने मुद्दे रखे इन पर बात करके, और सब बुरी बातों का बहिष्कार करके, बाइकाट करके, और जो बुरे लोग हैं अलग अलग प्रकार से जो देश को कमज़ोर बनाने में लगे हुए, उन सब को भी एक्सपोज करके, सबका बाइकाट करके एक मिसाल कायम करें, एक प्रतिमान गढ़ें, एक राष्ट्रभक्ति का ऐसा शंखनाद भरें, ऐसा उद्घोष करें कि सारे देश में एकता, समानता, स्वाधीनता और अखंड भारत के
निर्माण का एक नया प्रतिमान हम खड़ा कर दें। आप सब सुरक्षित रहें, जहाँ जहाँ प्रशासन के जो जो निर्देश आते हैं उनका अनुपालन करें और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के कि मैं महान बनूंगा तो मेरा भारत महान बनेगा। भारत के निर्माण में अलग अलग दिशाएं हैं, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है। अलग अलग दिशाओं में भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये करके एक एक क्षण, जैसे मैं 18 घंटा भारत माता के लिए जीता हूं, आप भी कम से कम 8 घंटा, 10-12 घंटा, 14-16 घंटा और कुछ तो 18 घंटा जी ही रहे भारत माता के लिए। जब सब मिलकर के हम पुरुषार्थ करेंगे तो भारत को विश्व की सर्वाधिक सबसे बड़ी शक्ति बनने में, भारत को विश्व का सिरमौर बनने में, भारत को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।